हेलो नमस्ते जय जोहार। मेरा नाम है भोजराज बारले और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नव अभियान छत्तीसगढ़ में। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो प्रख्यात साहित्यकार एवं शिक्षक हैं सर डॉक्टर गुलाब चंद भारद्वाज जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद बारले जी। जी सर, आपका एक संक्षिप्त परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। बारले जी, मेरा पूरा नाम डॉक्टर गुलाब चंद भारद्वाज है। मैं शासकीय लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय खरौद में प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी रुक्मणी भारद्वाज, मेरा पुत्र डॉक्टर ब्रजेश जो फॉरेन रिटर्न है और आपके यहाँ तकनीकी विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत है। मेरी बिटिया है, डॉक्टर है, डॉक्टर मनीषा। उसके बाद की मेरी जो बिटिया है वो भी डॉक्टर है, डॉक्टर अलका। मेरा सबसे छोटा लड़का है हर्षवर्धन, वो भी डॉक्टर है। और अभी एक और जो लड़का आया था मेरा, उसका नाम है अभिषेक भारद्वाज, वो भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। जी, ये मेरे परिवार में जी संक्षिप्त परिचय है। जी सर, तो आपकी पढ़ाई कब कंप्लीट हुई, कब आप सर्विस में आए, इसके बारे में ज़रा बताइए। मेरी शिक्षा दीक्षा प्राथमिक शाला बोरसी, तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से प्रारंभ हुई। मिडिल स्कूल की पढ़ाई मैंने गांव से 6 किलोमीटर दूर पूर्व माध्यमिक शाला कोसा से ग्रहण की। उसके बाद हाई स्कूल की शिक्षा मैंने मेरे गांव बोरसी से 15 किलोमीटर दूर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से कंप्लीट किया। उसके बाद स्नातक की पढ़ाई मैंने शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर से प्राप्त की। उसके बाद मैंने स्नातकोत्तर की शिक्षा मैंने डीपी विप्र महाविद्यालय बिलासपुर से प्राप्त की। एमफिल की शिक्षा मैंने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर अध्ययन केंद्र से प्राप्त की। पीएचडी की डिग्री मैंने सरगुजा यूनिवर्सिटी अंबिकापुर से प्राप्त की। ये अध्यापन के दौरान है पीएचडी की डिग्री। और अभी अभी मुझको डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई है थावे विद्यापीठ गोपालगंज बिहार से। अभी विश्वविद्यालय ने मेरे शोध प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए मुझको अभी शोध निर्देशक नामित किया है। और आज ही एक अजय कुमार बघेल करके सहायक प्राध्यापक है, कार्यरत है, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप मुझको अपने अंडर में ले लीजिए करके। 4 लोग और जैसे मुझको ये डिग्री प्राप्त हुई हमारे जांजगीर चांपा जिले के मेरे संपर्क में है। ये मेरे शिक्षा दीक्षा का ये सामान्य परिचय है। जी तो सर आप सर्विस में कब ज्वाइन किए सर्विस को? मैं 1993 में लोक सेवा आयोग से चयनित होकर के आया। प्रारंभ में मेरा एक संकल्प था इस फील्ड में आने के लिए। मैंने हायर एजुकेशन में आने के पहले 3 नौकरियां छोड़ी। मेरा शुरू से ही संकल्प था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, कॉलेज में प्राध्यापक बनूंगा या काबिल वकील बनूंगा। इसी उद्देश्य के उसमें 1993 के पहले मैं तदर्थ सहायक प्राध्यापक के रूप में कुछ समय कार्य करता रहा और नियमित रूप से 1993 में लोक सेवा आयोग पद पर चयन हुआ। इसके पहले मेरा चयन डीएसपी के क्वालिफाई हुआ था, चयन नहीं कहते उसको। और लेकिन दुख की बात यह है कि मैं जनरल कैंडिडेट के रूप में मैंने उसको कंपटीशन फेस किया था, इसलिए अंतिम मोमेंट में कट गया उसमें। अच्छा जी। और अभी मैं वरिष्ठ सीनियर और सिलेक्शन ग्रेड का स्केल प्राप्त कर चुका हूँ। अभी प्राचार्य आपकी जब शादी हुई ना तो मैं उसके ट्रेनिंग में निमोरा एकेडमी में था। अच्छा जी। सर तो मेरा एक प्रश्न है कि शिक्षक रहते हुए आप साहित्यकार के इस फील्ड में कैसे आपका आना हुआ? ये शुरू से ही एक जुनून है। 1997 से ही मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मुझको जहाँ तक लगता है कि बिना चैलेंज स्वीकार किए बगैर कुछ नहीं हो सकता। और ये कहना चाहिए एक सामाजिक हमारी ऋण है जिस
और समाज की बदौलत आपको ये जो पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है ना, उस समाज के ऋण भुगतान के लिए आपको टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी पे करना चाहिए, ऐसे मैं मानता हूँ। तो एक शिक्षक होने के नाते मैं बौद्धिक क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का काम करता हूँ। मैं काउंसलर भी हूँ। अच्छा सर, आपके नज़र में श्रेष्ठ साहित्य क्या है? जो सबके लिए हितकर हो जी। जो शब्दालंकार और आडंबर से दूर हो, जो समता, समानता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित जो साहित्य हो, वो सबसे श्रेष्ठ साहित्य है। जाति, धर्म, वर्ण और संप्रदाय से अलग, जिसमें देश, समाज और लोकहित की बातें निहित हो। जी सर, तो मेरे मन में ये प्रश्न है कि समाज में साहित्य का कितना असर पड़ता है? साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। जिस प्रकार हम दर्पण में अपनी छवि देखते हैं, ऐसे मनुष्य समाज में अपनी छवि देखता है। जैसे गुरु घासीदास से हमारा क्या रिश्ता था, ये साहित्य ही है और एक समाज ही है जिसके आधार पर वो हमारे समाज के सिंबल के रूप में स्थापित है जी। और हमको उसको एक अपने चारित्रिक और नैतिक गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। जी। तो ये साहित्य ही है जो एक पीढ़ी के लोगों को दूसरे पीढ़ी से जोड़ने का, हस्तांतरित करने का काम करता है। साहित्य 3 प्रकार की होती है। जी। एक अनुश्रुति मूलक साहित्य होती है, और एक मिथकी साहित्य होता है, और एक वास्तविक साहित्य होता है। आज भी भारत में और समाज में वास्तविक साहित्य का नितांत अभाव है, जिस पर शोध की ज़रूरत है। अच्छा जी। सर, तो ये कहना सही होगा कि अगर हम बचपन से ही साहित्य के प्रति रुचि रखें तो आगे चल के हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी तरह से जी पाएंगे? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए ऐसे अच्छा साहित्यकार का होना ज़रूरी है जिससे हम सीख और सबक ले सकें। कहते हैं ना, जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते, इतिहास ऐसे लोगों को सबक सिखा देती है। तो अच्छे साहित्यकार होगा वही अच्छी रचना कर सकता है। जी बिल्कुल। सर, आप किस विधा के लेखक हैं? मैं गीत, कविता, एकांकी, संस्मरण, गज़ल इत्यादि लिख लेता हूँ। अच्छा। तो सर, आपका आपने जो 3-4 अभी कैटेगरी बताया, हाँ, उनमें से आपका फेवरेट कौन सा है? मैं ज़्यादा करके कविताएं करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा, तो सर हम भी 2-4 पंक्तियाँ हम सुनना चाहेंगे। चलिए, एक कविता सुनाने का प्रयास करता हूँ मैं। जी। आजकल सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ज़माना ऐसे कुछ हो गया है। जैसे कि मैंने साहित्य की विधा के बारे में बताया, मिथकी, अनुश्रुति और वास्तविक। बहुत सारे इतिहासकार हैं, कवि हैं, लिखते हैं, लेकिन वाह या आडंबर पर आधारित। तो मैं एक मजबूरी पर, यारों तुम एक बात सुनो, किसे कहूँ दुनिया का हाल, यहाँ सभी बेहाल पड़े हैं, कौन सुनेगा किसकी बात। मजदूरी का जाल बिछा है घर के अंदर घर के बाहर, हमदर्दी का अकाल पड़ा है घर के अंदर घर के बाहर। कौन है अपना कौन पराया, षड्यंत्रों से बच नहीं पाया, किस पर करें भरोसा जग में, घर के अंदर घर के बाहर। आंसू पीना, धोखे खाना, हंसना, दिल का दर्द छिपाना, इन बातों से कौन बचा है घर के अंदर घर के बाहर। उकता कर इस माहौल में हम तो अपने गुम में गुम रहते हैं, हमने रहना छोड़ दिया है घर के अंदर घर के बाहर। हमको अपने साथ ले लो या कि हमारे साथ चलो, अब भारद्वाज ने अर्ज किया है, समाज हित में काम करो, समाज हित में काम करो। इसको कहते हैं हम पे बैक टू सोसाइटी। अच्छा। जिस समाज की बदौलत आपको जो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, शोहरत प्राप्त हुई है, उस समाज को आप जिस रूप में हैं, समय दे सकते हो तो समय दे दो, टैलेंट दे सकते हो तो टैलेंट दे दो, और
ये नहीं कर सकते और आर्थिक स्थिति आपकी ठीक है, तो ज़रूरतमंद जो हमारे बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कुछ आर्थिक मदद कर दो। सर, आम तौर पे देखा जाता है कि जो लेखक और जो लिखने की जो कला है उसके लिए बहुत एकाग्रता की ज़रूरत होती है और बहुत एक शांत माहौल का ज़रूरत होता है, और क्योंकि आप एक शिक्षक भी हो तो सर्विस के साथ साथ कैसे मैनेज होता है टाइम? ये एक जुनून है और एक सामाजिक बीमारी कह सकते हैं इसको। और देश और समाज में यदि क्रांति लाने का किसी ने प्रयास किया है तो ऐसे लोग ही, और चूँकि हम उस समाज को बिलोंग करते हैं इसलिए समाज के दुख दर्द को जानना समझना हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। उसको सहानुभूति के आधार पर नहीं जाना जा सकता, समान अनुभूति जो उस दुख दर्द को देखे हैं। तो हम लोगों को अपने पुरखे के लोगों की कुर्बानियाँ, उनका जो इतिहास है, उनका संघर्ष याद है। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रत्येक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को समय निकालना चाहिए। और जो मैं कहता हूँ, जो ज़्यादा अस्त व्यस्त रहता है वही अपने आप को ज़्यादा व्यस्त बताता है। यदि हम समय निकालने का काम करें तो हर आदमी को समय मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अभी तक आपने कितने लेख लिखे हैं, कितने आपने कोई किताब अगर प्रकाशित आपने किया होगा, इसके बारे में ज़रा बताइए। मेरी 2 किताबें प्रकाशित है। एक है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर मैंने महाकाव्य, और मैंने जो भी रचनाएं अब तक की है वो स्वांतः सुखाय नहीं है। जैसे कि बाबा साहब ने कहा था कि सामाजिक समस्याओं के हल के लिए 3 रास्ते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन और परमानेंट सॉल्यूशन। इसलिए मैंने समाज में जागृति पैदा करने के लिए भीमायन महाकाव्य लिखा। दूसरी, गुरु घासीदास के सतनाम दर्शन और सतनामी समाज के इतिहास पर मेरी एक किताबें आई है, और इस पर मैंने यूजीसी को भी एक प्रोजेक्ट लिखा है, और इसके ऊपर मेरा खुद का पीएचडी है। और इसको मैंने प्रमोशन पाने के उद्देश्य से, तनख्वाह में वृद्धि हो जाएगी इस उद्देश्य से नहीं लिखा, इसको न शोध किया। इस पर गुरु घासीदास के ऊपर पीएचडी करने के लिए मैंने 3 पीएचडी छोड़ा है, और मेरा 22 साल का स्टडी है। 60 से अधिक कविताएं और 60 से अधिक आलेख, 50 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में मेरी सहभागिता है। लिखने का भी काम किया है मैंने, पेपर रीडिंग का भी काम किया है। कमोबेश यदि कहूँ तो छोटे मोटे 100 से अधिक आर्टिकल्स मैंने लिखा है। अभी 10 साझा काव्य संग्रह में मेरी कविताएं संगठित है, और 6 राजकीय और राष्ट्रीय शोध ग्रंथ पर मेरे पेपर प्रकाशित हैं जी। बिखरे मोती और गुरु ग्रंथ 2 महत्वपूर्ण रचनाएं अभी प्रकाशनाधीन हैं। अभी अभी मैंने गायकी के क्षेत्र में 2 गाने मेरी रिलीज़ हुई है। बार्ले जी से एक दिन चर्चा के दौरान मैंने जिक्र किया था। तो इसमें मैं रचनाकार के रूप में हूँ, उसको गाने का काम किसी दूसरे मेरे साथी ने किया है उसको। अच्छा जी। तो सर, गीत भी लिखते हो जैसे कि आपने बताया। हाँ। तो किस टाइप का गीत आपको पसंद है? सुनना और लिखना दोनों बताइएगा। दोनों जी। आप किस तो टाइप का गाना पसंद करते हैं? केवल ये मैंने कहा कि स्वांतः सुखाय के लिए नहीं है, ये सामाजिक जागृति पैदा करने के लिए है जी। तो जैसे भी आजकल देखा जाए तो समाज में गुरु घासीदास के बारे में कहें तो मैंने कहा कि साहित्य 3 प्रकार की विधाएं हैं, और वास्तविक साहित्य और इतिहास से समाज अभी कई क्षेत्र में कोसों दूर है। तो सामाजिक जागृति पैदा करने के लिए, जैसे कि अभी जो गाने 2 रिलीज़ हुई है उसमें गुरु घासीदास के बारे में हवे, सतनाम के दिया बुझावत है जलाएल पर ही ना, बाबा के संदेश मिटावत है
बताएल परिहीना। ये पढ़े लिखे लोगों का एक दायित्व है। 1820 में गुरु बाबा सतनाम के पंथ चलाए, अब मन खे एक बता के समता के डहर बताए। 1820 में गुरु बाबा सतनाम के पंथ चलाए, अब मन खे एक बता के समता के डहर बताए। जे डाहर ला जे मंदिर ला भरम बताए, ओ माजा उलझाए सतनाम के दिया बुझावत है, जलाएल परहीना बाबा के संदेश मिटावत है, बताएल पर। ये गाने हैं। अच्छा। और एक सामाजिक जागृति पर दूसरा गाना है जो रिलीज हुई है अभी, इसमें गुरु पर्व के उसमें, जागो जागो सतनामी अपन नैयाला संभाला, जागो जागो सतनामी अपन नैयाला संभाला। मतलब गुरु घासीदास के संदेश और उपदेश को ये समाज विस्तृत करते जा रहा है। तो इसमें मान लीजिए मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, सुन करके आश्चर्य होगा। मैंने कहा कि मैंने 3 PhD छोड़ी है, मैंने 5-6 PhD पर शोध साहित्य देखा है, पढ़ा है। 2-1 ग्रंथ PhD का तो मुझको ऐसे मिला जिनके ऊपर मैं एक लाइन भी उसको नहीं ले सका। मतलब पूरी तरह से बाह्य आडंबर और अंधविश्वासों से भरपूर। तो इस प्रकार की कविताएं और गीत लिखना पसंद करता हूँ मैं, जो समाज में चेतना पैदा कर सके। कहते हैं ना कि वह पथ क्या पथिक भी क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। सीधे साधे रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं। तो पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखे होने का एक परिचय देना चाहिए, एक रास्ता तैयार करना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का अनुकरण समाज के लोग करते हैं। जी सर, शोध या साहित्य के सृजन में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? खास करके दलित चेतना और अनुसूचित जाति के ऊपर लिखना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और गुरु घासीदास के संबंध में शोध साहित्य के सृजन करते समय मुझको कुछ दिक्कतें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे कि दबावपूर्वक कहा जाता रहा कि इस अंश को हटाओ, इस अंश को हटाओ, इस अंश को हटाना ही पड़ेगा। और क्या है कि PhD और डिलीट शोध ग्रंथ को अस्तित्व में लाने के पहले 2 या 3 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पेपर में पब्लिश होना ज़रूरी होता है इसको। तो कई जगह के लोगों ने मेरे आर्टिकल को छापने से मना कर दिया। कुछ जगहों से तो पैसे भी वापस नहीं हुए और कुछ जगहों से पैसे और आर्टिकल दोनों वापस नहीं हुए। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, कई जगह से संपर्क किया और अंततः मेरा प्रोजेक्ट भी एक्सेप्ट हुआ और PhD पर शोध ग्रंथ भी मेरा मान्य हुआ। अच्छा सर, समाज सुधार में आपके द्वारा किए गए कुछ कार्य और सम्मान के बारे में बताइए। सामाजिक क्षेत्र में काम करने का जो दायित्व है, मैंने 1997 से प्रारंभ किया। इसके पहले भी छोटे मोटे कार्यक्रम में आता जाता था, सहभागिता रहती थी सामाजिक रूप में, लेकिन एक उत्तरदायित्व के रूप में मैंने एक जुनून के माध्यम से 1997 के उसमें मैं सतनामी कल्याण परिषद, हमारे मारो के भूतपूर्व जो विधायक रहे हैं ना, डेरू प्रसाद गितलहरे जी, और मैं इनके भी संपर्क में रहा, रेशमलाल जांगड़े जी के। और आप सुने होंगे और आपके पापा जानते होंगे, हो सकता है आपको मालूम ना हो तो, बिलासपुर में HR भटपरे करके थे, इनके संपर्क में भी रहा, इनके संगठन में भी मैंने काम किया। उस समय क्या है कि सतनामी समाज के संबंध में बिलासपुर की एक पहली पत्रिका प्रारंभ हुई थी, उसमें सतनामी संदेश करके, उसमें भी जुड़ा था मैं। और 2003 से 2005 तक, उस समय मैं कोरिया में पोस्टिंग था, मेरे अधिकारी कर्मचारी मित्रों के सहयोग से 3 साल तक निःशुल्क जो समाज में श्रद्धालु जो आते हैं गिरौदपुरी में, उनके लिए भंडारे
में भोजन की व्यवस्था हमने कराया था निःशुल्क, किसी भी प्रकार का कुछ ये नहीं था। हम प्रोफेसर हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, आपके पापा को ध्यान में होगा मेरे ख्याल से, लक्ष्मीकांत गायकवाड़ जी, जो टीआई रहे और डीएसपी के पद से रिटायर हुए हैं जी। तो वहाँ पर एक अलग किस्म का आनंद आता था। कोई सब्जी परस रहा है, कोई पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई पत्तल बिछा रहा है। उसके बाद क्या है कि नारनौल और छत्तीसगढ़ सतनामी समन्वय के संयुक्त मेला के इस कार्यक्रम में मैंने सहभागिता दी थी। और ऐसे मुझको गुरु घासीदास सामाजिक चेतना और गुरु बालक दास स्मृति सम्मान और सिंबाल ऑफ नॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से 3 बार मिला है मुझको। और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं ये दिवंगत माता प्रसाद जी, इनका भी साहित्य सृजन का सम्मान मिला है। कमोबेश छोटे मोटे चीज़ों को कहा जाए तो 100 से अधिक उसमें छोटे बड़े सम्मान और कार्यक्रम में मेरी सहभागिता रही है। मैं अंतर्राष्ट्रीय उसमें शोध संस्थान से भी जुड़ा हुआ हूँ जो अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा से रिलेटेड हैं, और मैंने इसके ऊपर कई कार्यक्रम भी मैंने अटेंड किया है इसके उसमें। तो एक जुनून के बतौर लंबे समय से मैं इसके सामाजिक क्षेत्र में जुड़ा रहा हूँ, और इसको मैं अपना एक दायित्व और समाज के लिए ज़रूरी समझता हूँ कि यदि मेरे समाज के किसी बच्चे को, समाज के किसी व्यक्ति का यदि मैं जीवन में काम आ सका तो मेरे लिए ये अहोभाग्य होगा। इस प्रकार से जी सर, जैसे कि आप एक साहित्यकार हैं, शिक्षक हैं, तो आप समाज को करीब से देख रहे हैं, तो आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं के लिए मेरा एक संदेश है कि आज का जो युवा है आने वाले समाज का भविष्य है, और मैं कहूँगा कि जैसे सांप साल में एक बार केचुली बदलता है, लेकिन जो समाज अपने साहित्य और इतिहास से विमुख हो गया हो, उस समाज को संघर्ष करने में 10,000 साल यदि वो संघर्ष करता है तो स्थापित हो पाता है। तो आज के युवा लोगों को, जैसे अभी गुरु पर्व का ये हुआ, गुरु पर्व के उसमें नाचा गम्मत करने वाले लोगों को बुलाते हैं, वो क्या समाज को दिशा देंगे, क्या इतिहास बताएंगे वो? तो ऐसे अच्छे बुद्धिजीवी व्यक्ति को, या जो गुरु के संदेश और उपदेश को, जैसे कि अभी हमारे बारले जी हैं, देवदास बंजारे जी हैं, नकुल देव ढीढ़ी थे, ये हमारे समाज के सिंबाल थे, है ना, जो हमारे गुरु के बारे में लोगों को बताते हैं, कहते हैं ना। एक आदमी ने पूछा मेरे से कि गुरु घासीदास के आपके जीवन में क्या प्रभाव है, कैसे रूप में जानते हैं? तो मैंने उसको कहा, गर चमड़े की जूता सिला दें, गर चमड़े की जूता सिला दें, हड्डी की गल में माला, गर आँखों की सुरमा बना दें, उपकार नहीं होगा पूरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं बाबा, सब कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। आज हमको जो भी सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है समाज में, इसके लिए हम गुरु घासीदास की ऋणी हैं। मैं समाज के लोगों को ये बताना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा कि जैन धर्म के मानने वाले लोग, भगवान महावीर स्वामी को 2600 साल हो गए, बीत गए, लेकिन उसके उपदेश और संदेश का अक्षरशः पालन करते हैं। वो जो जो बातें उन्होंने कहा, बिजनेस करने के लिए कहा उन्होंने कहा कि मांसाहार मत करना, शराब सेवन मत करना, उन्होंने ये कहा कि चोरी व्यभिचार मत करना, उन्होंने ये भी कहा कि सूर्यास्त के बाद भोजन मत करना। तो जैन संप्रदाय के मानने वाले लोग किसी कारणवश सूर्यास्त के पहले यदि भोजन नहीं कर पाए तो भूखे सो जाते हैं। आज खालसा पंथ के मानने वाले जो लोग हैं, सिख संप्रदाय के लोग हैं,
गुरु नानक देव को इस दुनिया से गए 550 साल करीब बीत रहा है, लेकिन अक्षरशः उनके विचारों का पालन करते हैं। तो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को, आज के हमारे युवा पीढ़ी के जो हमारे बच्चे हैं, उनको हमारे गुरु घासीदास के जो उपदेश है, संदेश है, उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए। कहते हैं कि मूर्ति में माला और दिमाग में ताला नहीं होना चाहिए। अगरबत्ती जलाने का कोई मतलब नहीं है यदि हम उसके विचारों को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो। बिल्कुल। और यदि हम उसके विचारों को जीवन में आत्मसात करते हैं तो ऑटोमेटिक उसकी पूजा हो जाती है। कहते हैं ना कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, संगत सुंदर बनाई लो, अब हो गया भजन। तो यदि हम पूजा करते हैं और विचारों से विमुख हो जाते हैं तो ऐसे मानने का, सम्मान करने का कोई मतलब नहीं है। हमारे गुरुजी ने समाज में एक लालटेन जला करके हमको सौंप गए हैं, उसको हमको जानने की ज़रूरत है, युवा पीढ़ी को, लोगों को बताने की ज़रूरत है। मेरा यही संदेश है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमको ज्वाइन करने के लिए। आपका जर्नी, आपके बारे में जान के, आपके साहित्य के बारे में जान के हमको बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शक भी बहुत कुछ सीखेंगे इससे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपका भी, आपने जो हमको समय दिया और साक्षात्कार के काबिल समझा, जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।